हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 फॉर क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम। 18 जनवरी की वर्कशीट है और ये आपकी एक रिवीजन वर्कशीट है जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम आज डिस्कस करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो 3 प्रकार की अभिक्रिया हैं इनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं वर्कशीट के दौरान ही। वर्कशीट नंबर 4, 5 जो है वो आपके अभिक्रियाओं से रिलेटेड थी। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल। कैल्शियम ऑक्साइड और जब वाटर मिलते हैं तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब हमने आयरन लिया है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस या विस्थापित कर देता है और हमें FeSO4 मिलता है और कॉपर जो है वो अलग से धातु के रूप में मिलता है। और नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो फेरस सल्फेट बनने के कारण हल्के हरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाता है। इसको अभी हम जब सोल्यूशन करेंगे तो इस वर्कशीट के जब हम आंसर्स करेंगे तो उसमें हम इसको पिक्चर के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। फिर आती है बात वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया कैसे है, जैसे संयोजन अभिक्रिया है जुड़ते हैं उसमें जो अभिकारक होते हैं। अब यहाँ ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एकल अभिकारक वियोजित हो जाता है यानी कि टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अच्छे से समझना है। उसके जो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं उनमें सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन। यदि वियोजन ऊष्मा के कारण होता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि ये फेरस सल्फेट और ऊष्मा, जब हम ये हरे रंग का फेरस सल्फेट है और जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर SO3 और SO2 बनते हैं। और Fe2O3 जो है वो किस रंग का होता है, वो भूरे रंग का सॉलिड होता है। अब अगर हम बात करें विद्युत अपघटन की, तो यदि वियोजन विद्युत के कारण होगा तो यहाँ पर विद्युत अपघटन कहलाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल है वाटर का। जब यहाँ विद्युत अपघटन होता है वाटर का यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस रूप में, दोनों ही। इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। प्रकाशीय वियोजन, यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण होता है तो ऐसा हमने देखा है AgCl में होता है। तो Ag और Cl2 यानी कि ये दोनों जो हैं अलग अलग हमें इस रूप में मिलते हैं, यानी कि सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग। तो आगे बढ़ेंगे इसी वर्कशीट में। तो हमें नीचे आइए अभ्यास करें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को पहचान कर लिखना है। तो आंसर्स कर रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो ZnCO3 और ZnO और CO2 बन रहा है, यानी कि एक ही जो है लवण जो है वो 2 भागों में टूट रहा है। तो यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये वियोजन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार दूसरे रिएक्शन में क्या है, H2 और Cl2 जुड़कर 2HCl बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर Fe2O3 और Al के साथ में जब रिएक्शन होता है तो Fe जो है वो Al की जगह Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम आयरन की जगह ले लेता है और यहाँ Al2O3 और Fe बनता है। ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने के कुछ समय बाद विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसके लिए कारण क्या क्या है। इसके कारण में हम यही बताएंगे कि ये विस्थापन अभिक्रिया के कारण हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके NCERT से ही मैंने पिक्चर लिया है। अब NCERT की पिक्चर्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं और जो रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से कर लें साथ साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लोहे की कील जो दिखाई गई है ये अभिक्रिया से पहले की है और अभिक्रिया के बाद यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन से जब हम बाहर निकालते हैं लोहे की कील को तो उसमें इस प्रकार का चेंज आता है। इसी प्रकार जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें भी बदलाव आता है। तो ये किस वजह से है, ये इस रिएक्शन की वजह से जो कि विस्थापन अभिक्रिया हुई है इनके बीच में। आयरन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जब हम विलयन को लेते हैं तो आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है यानी कि विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ अपनी जगह बना लेता है।
CuSO4 की जगह FeSO4 बनता है और कॉपर जो है वो बिल्कुल अलग से आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में लोहे यानी कि आयरन, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कभी भी रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर आपने लोहा नहीं लिखना है Fe को, या तांबा नहीं लिखना है कॉपर को। आप क्या लिखेंगे, उसको आयरन ही लिखेंगे और कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे, तांबा नहीं लिखेंगे। जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो ये साइंटिफिक हमने सिंबल्स लिए गए हैं इनके, तो हमें यही नेम यूज़ करने तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व को यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके हटा दिया और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रश्न में जो दूसरा पार्ट है कि वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रश्न नंबर 2 का बी पार्ट जो है उसमें हम लिखेंगे कि ये जो तांबे की सतह पर बनने वाला काला पदार्थ है वो किस वजह से है, वो ऑक्सीकरण की वजह से है, ऑक्सीडेशन की वजह से है। गर्म करने पर तांबे की धातु धीरे धीरे पिघलती है और सतह पर काली हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना डिश में मौजूद कॉपर पाउडर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये पिक्चर जो है एक्टिविटी आपकी NCERT बुक से ही है। तो यहाँ पर जब हमने कॉपर पाउडर को रखा हुआ है चाइना डिश के अंदर, वो गर्म करने के बाद ऑक्सीकृत हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए उसका रंग जो है वो बदल जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, जल का विद्युत अपघटन करने पर। इन क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से समझें। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में दें अगर कोई डाउट है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से देख के भी समझ सकते हैं। कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम बताएं। तो विद्युत अपघटन जब होता है वाटर का, तब वहाँ पर हमें जो इसकी एक्सपेरिमेंट है, तो इस पिक्चर से हम समझ पाएंगे इसको कि ये भी एक्टिविटी जो है मैंने आपके NCERT बुक से ही ली है। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब जो हैं उनके अंदर पानी को भरकर और उनको उसके ऊपर रखा गया है, और जो ये सोल्यूशन लिया गया है यहाँ पर थोड़ा सा वाटर के अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया गया है, सॉरी H2SO4 डाल दिया गया है। तो H2SO4 डालने का कारण क्या है, ताकि जो वाटर है वो आयनाइज हो सके वहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सके, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हो, उसको कनेक्ट किया गया और स्विच को ऑन किया गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इस रिएक्शन के बाद होता क्या है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब के ऊपर बहुत कम खाली जगह है, लेकिन हाइड्रोजन वाली जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर बहुत अधिक खाली जगह बची है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। ये आपका प्रश्न भी है, इसको उत्तर हम अभी समझेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाली गैसों के नाम बताएं। तो कैथोड के ऊपर एकत्र हुई गैस जो है वो हाइड्रोजन है और एनोड पर इकट्ठा की गई गैस जो है वो ऑक्सीजन है। एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगना क्यों होता है। तो यही बात है कि जब हम हाइड्रोजन को देख रहे थे, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा थी टेस्ट ट्यूब के ऊपर और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम थी। तो इसका कारण क्या है, इसके कारण में हम लिखेंगे कि पानी जो है वो हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु में विभाजित होता है। हमें पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2O होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के आप देख रहे होगे कि 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। यही कारण है कि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या जारी की गई ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या दोगुनी है, यानी कि यहाँ जारी की गई लिखा गया है, यानी कि जो रिलीज हुई ऑक्सीजन है आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए जिस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है यानी कि कैथोड पर, उस इलेक्ट्रोड की तुलना में दोगुना होती है, जैसे कि जो कि ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी होगी। वो हम इस तरीके से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़े तो इसका जो अगला प्रश्न है यानी कि सी पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो अभी हम पढ़ रहे थे वर्कशीट में जब हमने डिस्कस किया, तो ये विद्युत अपघटन है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। चित्र के आधार पर बॉक्स में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताएं और परिभाषा बताएं। उसके बाद अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें और लवण के रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले कि इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है और उसकी परिभाषा। तो ये प्रकाशीय वियोजन है। यदि वियोजन प्रकाश या सूर्य के प्रकाश के कारण होता है तो वो प्रकाशीय वियोजन होता है। यहाँ सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन दोनों में टूट गया है। तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है। तो इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हम इस प्रकार लिखेंगे। इसको इक्वेशन को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो AgCl यहाँ 2 लिखा गया है, इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो जब हम सनलाइट के इसको सूरज की रोशनी में यानी कि सूरज का प्रकाश इसको मिलता है
तो वो सिल्वर और क्लोराइड यानी कि 2 उत्पादों में टूट जाता है। अगला प्रश्न है लवण के रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो उसके बाद वो कैसा हो जाता है, उसका रंग ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है, उसी को लिखा गया है धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपके आज के प्रश्न, इनके उत्तर। आज की वर्कशीट को अच्छे से सबमिट करिए अपने टीचर्स को करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।